राजेश चेची जी के माता पिता उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे। तो मदर बीमार रहती थी तो फादर चाहते थे कि भाई घर में एक डॉक्टर हो जाए तो अच्छा है। भ्रष्टाचारी को डर रहता है कब सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ जाए, और आम आदमी ये सोचता है अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहा है तो सीधा एक उम्मीद होती है कि वो राजेश चेची को टेलीफोन करते हैं और उसके बाद सीएम फ्लाइंग हरकत में आती है और कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज पहुंचे एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिनकी करीब दर्जन भर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग रही और जहां भी रहे उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। एक ऐसी छाप छोड़ी कि वो उनकी एक अलग पहचान वहां पर रही है और वो आज भी उनको जानते हैं, उनके नाम से उनकी लोग उदाहरण देते हैं। डीएसपी राजेश चेची जो सीएम फ्लाइंग में आज राजेश चेची क्यों हैं, ये प्रेरणा क्या है उनके पीछे, उसके बारे में बात करेंगे। माँ बाप अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोपते हैं और उसी का शिकार राजेश चेची भी रहे हैं। राजेश चेची जी के माता पिता उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे। परिणाम ये रहा कि 2 साल फेल हुए और आखिरकार उन्होंने आर्ट्स से पढ़ाई की और संस्कृत से एमए किया और आज एक सफल अधिकारी हैं। तो पूरे जीवन के बारे में जानेंगे, आखिर ये सब किन किन लोगों की प्रेरणा रही, आज राजेश चेची क्यों हैं, ये सब आपको बताएंगे आप। राजेश चेची क्यों हैं, पहले तो एक संदेश आप ये दीजिए माता पिता को, जैसे कि आपने हमें बताया पहले कि आप भी माता पिता की इच्छाओं होती है, हर माँ बाप की इच्छा होती है, उसके शिकार हुए और आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे और फेल हो गए। आप 2 साल फेल हुए, आखिरकार आपने आर्ट्स से पढ़ाई की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में किया। तो थोड़ा सा इस संक्षिप्त में बताइए। मैं बस यही है, मेरे फादर जैसे पुलिस में थे, मदर मेरी होम मेकर थी, 2 छोटी बहनें थी, एक छोटा भाई था। तो मदर बीमार रहती थी तो फादर चाहते थे कि भाई घर में एक डॉक्टर हो जाए तो अच्छा है। तो अब उनकी अच्छी सोच थी वैसे तो देखा जाए तो, परंतु मैं सिंसियर नहीं था या सीरियस नहीं था पढ़ाई में, तो मैं वो प्रेप में मेडिकल में फ़ेल हुआ। फिर हायर सेकेंडरी में राजस्थान में मैं अपने मेडिकल में फ़ेल हुआ। तब फिर मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन करी, हायर सेकेंडरी करी, फिर ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, फिर बीएड का बीच का हो गया था, वो भी बस प्रैक्टिकल बचे थे लास्ट के, तो इस दौरान मेरी सिलेक्शन होगी तो मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया वो चीज़। तो अच्छा उनका आइडिया था। और मैं एक बात आपको बताऊं, जानकारी मैं पहले बताना भूल गया था कि मैं हीलिंग करता हूं अब। और पिछले 6 या 7 साल पहले गुड़गांव में एक मेरी गुरु जो मेरे को मिली वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे वो खुद हीलिंग करती हैं बहुत लंबे समय से, बहुत सीरियस पेशेंट्स को ठीक कर देती हैं। तो प्राण शक्ति कैसे आप अपने अंदर अट्रैक्ट करोगे और फिर उससे कैसे कैसे आप किसी दूसरे को एनर्जी करोगे, तो आपको आश्चर्य ऐसे होगा कि सैकड़ों लोग भगवान की दया से ठीक हो जाते हैं। होता वही है जो ईश्वर इच्छा वाला आदमी होता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, पर जिसको ठीक करना होता है, खासतौर पर लंग्स की बीमारी वाले जो लोग हैं ना, वो ऐसे जो डॉक्टर से ठीक नहीं होते ना, वो ठीक हो जाते हैं। एक बीमारी होती है एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। 2 पेशेंट एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ठीक हो गए। तो मैं तो ये माँ बाप का आशीर्वाद कहूँगा कि वो वैसे तो डॉक्टर नहीं बना पाए मेरे को कागजों में तो, पर वो ईश्वर ने फिर आशीर्वाद किया कि हीलिंग की वो क्षमता मुझ में आएगी। माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त होता नहीं, कोई वेल विशर जीवन में नहीं होता। माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अपने से ऊपर जाना उनको अच्छा लगता है। वो एक उनका सोचना भी गलत नहीं होता कि वो अपने बेटे को, हर माँ बाप चाहता है उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत ऊंचे लेवल पे जाए, पर एक कैलिबर होता है, कैपेसिटी होती है बच्चे की, तो वो कहीं ना कहीं वो एक अन्याय होता है बच्चे के साथ में, तो वहाँ थोड़ी चूक कर जाते हैं हम लोग। चेची साहब, ये जज्बा जो लड़ने का, क्योंकि राजेश चेची ये जज्बा जो है हर किसी में नहीं है, जो जज्बा आपके अंदर है, एक टीम वर्क, पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं आप, क्योंकि टीम वर्क होता है, लेकिन लीडर जो के अंदर जो जज्बा होता है वो जज्बा ही टीम को वो प्रेरित करता है। तो आपके अंदर जज्बा कहाँ से आया, थोड़ा सा इसके बताइए। मैं बताता हूँ। अच्छी बात ये रही कि मैं रीडर एसपी ज़्यादा रहा। मैं गुड़गांव पुलिस में जितने दिन रहा ना, ज़्यादातर एसएचओसी भी करी, हालांकि बीच बीच में मैंने ट्रैफिक इंचार्ज भी रहा हूँ, क्राइम इंचार्ज भी रहा हूँ, 2 इनकाउंटर भी करने का मौका मिला गुड़गांव में उस दौरान रहते हुए। परंतु मैं रीडर एसपी रहा। तो रीडर एसपी रहने का मतलब आप एक सीनियर ऑफिसर जो है, अच्छे आईपीएस अफसर अगर आपके आसपास हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कुछ तो वहाँ से हुआ। और एक मैं जो एक वो प्रोवर्ब है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अभी जैसे कहते हैं जी सीएम फ्लाइंग में क्यों, तो जितनी डायरेक्शंस ऊपर से आती हैं
हमारे अभी जो श्री आलोक मित्तल IPS हैं, जो अभी ADG हैं, CID चीफ हैं हमारे, तो अब उनकी तरफ से है कि भाई जो काम जो हो रहे हैं ना, ये 90% तो वहाँ से डायरेक्शंस आ रही हैं अभी फ़िलहाल। पर उसमें सहयोग आमजन का और पत्रकार भाइयों का और बहुत से समाज सेवियों का हो जाता है कि वो सूचना दे देते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो डायरेक्शंस। तो ये तो एक दूसरा, एक मैं मेरे उस पर भी देखोगे ना, स्टेटस पे जो परमानेंट लगाया होता है, तो उस पर लिखा हुआ है मैंने नर सेवा नारायण सेवा, कि भगवान की पूजा आप करते हैं तो वो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, एक कर्म योग भी है। तो कर्म योग तो ये है कि आज मेरे को ईश्वर ने ये दे रखी है पावर और क्षमता, अगर इस जन्म में या इस टर्नओवर में मैं इस टर्नओवर में अगर मैं नहीं कर पाता कोई चीज़, तो हो सकता है अगली बार अगले जन्म में मेरे को कह दे डाले कहीं तू रिक्शा विक्शा या भिखारी वाला काम ही कर ले, इससे अच्छा तू काम तो तूने करना ही नहीं। तो वो एक रहता है एक मेरे दिमाग में कि जितना हो सकता है भला किसी का, और जो ड्यूटी दी है वो ढंग से निभाई जाए। तो ये सब चीज़ें मैं एक पूछ रहा हूँ, जो एक जज्बा ये होता है या फिर दूसरे की सेवा करने का भाव होता है या अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाने का जज्बा होता है, हमारे माता पिता से मिलता है, गुरु से मिलता है। तो आपके जीवन में ऐसे कोई आपके गुरुजन या माता पिता का कोई ऐसा कोई क्षण रहा हो जिसने आपको इस तरह से एक मोटिवेट किया हो कि भाई मेरे को जहाँ भी रहूँ, जिस भी ड्यूटी में रहूँ, उसको 100% पूरा करना है और अपनी अलग एक अमिट छाप छोड़नी है? असल में जो मेहनत है ना जी, मेहनत मैंने सीखी अपने फादर से। मेरे फादर क्योंकि पुलिस में कांस्टेबल थे, और वो सारी आर्मर एक रैंक होता है, मतलब एक पोस्ट होती है आर्मर, जो हथियारों की रिपेयरिंग का काम होता है, उसका सफाई का काम होता है हथियारों के लिए स्पेशल। हर पुलिस लाइन में एक आदमी होता है ये। तो आर्मर रहे, तो आर्मर रहेंगे तो आपको तनख्वाह में गुजारा करना है, और तनख्वाह में गुजारा करेंगे तो आपको 4 बच्चे हैं घर में, उनको पालना है, ऊपर की आमदनी का स्कोप नहीं है, जीरो है बिल्कुल भी। तो वो जब तक वो उन्होंने प्राण त्यागे अभी 6 साल पहले, तब तक भी वो मेरे को ये कहते रहते कि 1 रुपया भी घर में अगर ले आया, उनका एक उदाहरण होता था कि अगर 100 क्विंटल दूध है और उसके अंदर अगर 2 बूंद अगर नींबू की झाड़ दी तो पूरे दूध को फाड़ देगा वो। तो अगर बद्दुआ वाला पैसा अगर तू घर में ले आया तो तेरे पूरे जितने ईमानदारी के पैसे जो हैं उनको भी ख़राब कर देंगे वो। तो वो हमेशा जोर देते थे कि मैंने तो, हम भैंस पालते थे, हमने खूब भैंसों की घास खोदी हुई है, भैंसों का काम किया हुआ है, क्योंकि घर में आपको खर्चा वो मेंटेन करना है। तो फिर हम भैंस पालते थे, उनका दूध बेचते थे या घी बेचती थी, माँ दूध बिलोती थी और घी बेचती थी। तो वो चीज़ वहाँ से फिर आगे साथ साथ चल के मेहनत करो, तो मेहनत करेंगे तो फिर काम रिजल्ट्स तो अपने आप आएंगे। और लोगों का भला करने वाली तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है ये प्रवृत्ति शुरू से ही रही है साहब। टेंडेंसी तो ईश्वर में बताया, जैसे कि सॉफ्टवेयर तो भगवान सेट करके भेजता है, जिस निमित्त के लिए जिस काम के लिए मेरे को भेजा हुआ है वो मैं करता जा रहा हूँ। आपा तो पात्र ही हैं, बस सिर्फ माध्यम है, काम तो करवाने वाला कोई और। कविता रिलीज़ की थी आपने? हाँ, कविता मैंने अभी पीछे मैं 3-4 दिन हरियाणा भवन में रहा, तो उस दौरान मेरे को थोड़ी सी फुर्सत मिल गई, तो उसमें थोड़ी करेक्शन होनी है, उसमें मैंने एक पुलिस पे अपने ऊपर ही नहीं, वो आपके कोई गुरु थे, उनकी कविता जो उन्होंने बताई थी आपको, आपने उसको रिलीज़ किया था कि भाई ये इस कविता का, इन शब्दों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा? गुरुजी के, हाँ, वो जयप्रकाश गौतम जी हैं जो मेरे पहले टीचर रहे, बाद में मैं उन्हीं के स्कूल में मैंने पढ़ाया है मैंने। तो वो हमेशा एक सुनाते थे हमारे को एक कविता, तो उसमें मैं उसकी कुछ 2 लाइनें अगर आप इजाज़त दें तो मैं गाता हूँ कि अभी तो खेलने को फाग बहुत बाकी हैं, अभी हुआ क्या है, अभी कुछ और करो, अभी कुछ और करो। तो वो ये कविता, ये पूरा स्टैंजा है, तो वो अक्सर वो सुनाते थे। तो मैंने बल्कि बीच में कुछ मैं भूल गया था, वो अभी ज़िंदा है भगवान की दया से। तो मैंने अभी, मेरे साथी हैं वो टीचर हैं सरकारी स्कूल में, अभी 5-7 महीने पहले ही मैंने उनसे कहा यार गुरुजी से पूरी एक बार लिखवा के भेज मेरे को, तो उसने फिर भेजा। तो मैंने वो घर पे अपनी डायरी में परमानेंट रखी हुई है ये, तो प्रेरणा वहाँ से मिलती है। चेची साहब, शायद ही कोई ऐसा कोना आपने छोड़ा हो, चाहे नकली घी जो ब्रांडेड पैकेज में बिक रहे हों, चाहे नकली दवाइयाँ हों, नकली डॉक्टर हों, आज जो एक भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा एक अड्डा बन गया है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, चाहे वो रहा हो, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी आपने। तो उससे ऐसा लगता है कि शायद कोई जगह ऐसी है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, ये ऐसा कोई महसूस किया आपने? असल में भाई साहब देखो, भ्रष्टाचार या लेट लतीफ़ी या लोगों के चक्कर कटवाना या धक्के खिलवाना, ये करेगा कौन? मशीन तो करेगी नहीं, ह्यूमन बीइंग करेगा। वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी है, कोई ना कोई अधिकारी है या कर्मचारी है।
और अधिकारी और कर्मचारी कैसा होगा। आज हम कहते हैं जी सारे डॉक्टर्स के खिलाफ बोलेंगे या पॉलिटिशियंस के या पुलिस के या भाई जैसे आज समाज में चल रहा है ना जी कि ये सारे भ्रष्ट हैं जी, ये करप्ट हैं जी, ये कर। अब ये सारे आए कहाँ से हैं साहब, आए कहाँ से हैं, ये समाज में से आए हैं। आप समाज में देखो परसेंटेज, जितनी समाज में परसेंटेज है ऑनेस्टी की, उतने ही हर विभाग में परसेंटेज है ऑनेस्टी की। उतना ही संवेदनशीलता जितनी समाज में है, उतनी संवेदनशीलता हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम हैं तो वही समाज का ही पार्ट है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है चाहे कहीं भी हैं। तो कुल मिला के एक्सेप्शन तो हर जगह मिलते हैं, अपवाद तो हर जगह मिलेंगे, परंतु मेजॉरिटी में तो वही लोग रहेंगे। अपवाद तो समाज में भी हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। तो इसलिए कसूर किसी का नहीं है। मैं तो कहूँगा समाज जैसा है, आप स्टेट टू स्टेट देखो, आप कुछ जैसे हिमाचल स्टेट में आप चले जाओ, आपको वहाँ पुलिस का बिहार, पुलिस का करप्शन का तरीका या कुछ और वो आपको डिफरेंट मिलेगा, वो नहीं करेंगे या कम करेंगे। जहाँ जहाँ जैसा समाज है वैसी पुलिस है, वैसे सब कुछ है। तो इसमें जी नहीं, कई बार ये सवाल आपके जहन में आता होगा, क्योंकि जो काम जिस डिपार्टमेंट का है, ये ठीक है कि आपने छापा मारा, आपकी सूचना मिली, वो तो रेयर हो गया, लेकिन अधिकतर सारे काम आपने करने हैं, चाहे अवैध वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, आहता चल रहा है, चाहे अवैध वहाँ ढाबे चल रहे हैं, चाहे अवैध कुछ भी, जो भी अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, सब जगह आपकी उपस्थिति होती है। तो उन डिपार्टमेंट्स की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती, कभी जहन में बात है कि वो आखिर करते क्या हैं, क्योंकि उनकी पूरी टीम होती है, पूरा अमला होता है, हर चीज़ को रोकने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारी को फौज होती है, तो वो क्या करते हैं, ये कभी सवाल आया है दिमाग में? बिल्कुल मेरे दिमाग में आया है, और सब अपने अपने लेवल पे, मैं वही कहूँगा, पता नहीं कितना प्रयास करते हैं कितना नहीं करते, परंतु इसमें जब तक जिम्मेवारी फिक्स होने वाला सिस्टम नहीं है ना, जैसे हमारे सीएम विंडो चलती है, अब सीएम विंडो में किसी ने कंप्लेंट लगाई, वे राजेश एसीपी ने या डीएसपी ने मेरा काम नहीं किया, और उसने किसी सीएम विंडो लग के किसी दूसरे अधिकारी से वो काम हो गया, तो मेरी जिम्मेवारी तो फिक्स हो कि मैंने पहले किया क्यों नहीं। तो अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट अगर वो चीज़ पकड़ रहा है तो चलो सही, सारा कुछ नहीं पकड़ पाता हर आदमी, चलो हम सेलेक्टेड पे काम करते हैं। तो मान लो कि अभी 500 डिपो हैं, 500 डिपो में से 50 डिपो, एक डिपो एक एक्साइज वो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के पास है, तो 50 के 50 नहीं चेक, मान लिया नहीं चेक कर सकता, परंतु उसने अपने 1 साल के करियर में कितने चेक किए, कितनों के खिलाफ कार्रवाई करी, कितने, मतलब ये तो ऊपर लेवल की बात है जी। ये करना चाहिए कि जिम्मेवारी फिक्स हो, जो भी गड़बड़ कर रहा है वो किसी भी डिपार्टमेंट का है। मान लो कोई पुलिस वाला है, कोई आदमी आता है कि जी मेरी मोटरसाइकिल चोरी होगी, मैं थाने में गया और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी, तो जो सीनियर बैठे हैं हमारे करते भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में तो क्वेश्चनिंग होती है बाकायदा, भाई क्यों नहीं हुई है तुम्हारी, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होती होगी, मेरे को पता नहीं है, परंतु जब ये जिम्मेवारी फिक्स हो जाएगी, फिर जो डेलिंक्वेंट है या जो जिसने लापरवाही की है या नेग्लिजेंसी की है उसको टांगा जाए, फिर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कभी ऐसी हताशा होती है कि अक्सर हम देखते हैं आप बड़ी उसके साथ शिद्दत के साथ आपकी टीम पहुंचती है और उनको पकड़ती है, और बाकायदा अपनी जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी जो फाइंडिंग होती है वहाँ पे, वो आप देखते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहूँ, पिछले एक मुकदमा दर्ज किया था आपने, उसमें फूड एंड सप्लाई का जो इंस्पेक्टर है खुद की उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, और जो लोकल पुलिस है उसने उस मामले में से निकाल दिया, उसको क्लीन चिट दे दी। तो कहीं हताशा होती है कि आपने किसी बात उसको पकड़ा, किसी नेग्लिजेंसी को पकड़ा, किसी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है उसकी संलिप्तता जो संदिग्ध पाई गई, और वो चंद दिनों में समाप्त हो जाए और उस पर कार्रवाई ना हो, तो कहीं हताशा महसूस करते हैं कहीं, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो बेकार जा रहे हैं? कृष्ण जी, हम तो आपको ही फॉलो करते हैं इस मामले में। भगवान कृष्ण ने कहा था, आप भी कृष्ण ही हैं, कि कर्मण्य व अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये टेंशन से दूर रहने का भी बहुत अच्छा तरीका है ये, कि आपने अपना कर्म कर दिया, हमने एफआईआर दर्ज करवा दी। हालांकि यहाँ आपको बता दूं, मैं 5-5 साल तक सीएम फ्लाइंग में ऊपर से पूछते रहते हैं कि इस मुकदमे में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, वो हम अपडेट करके बाकायदा नीचे से ऊपर भी भेजते हैं। मॉनिटरिंग एग्जैक्टली, बिल्कुल हर एक केस की मॉनिटरिंग होती है, और वो फाइल्स मंगवा के बीच बीच में स्क्रूटनी भी की जाती हैं। और कई बार अगर गलत डिसीजन होता है तो हम, क्योंकि यहाँ तो इनको नहीं, हम ऊपर ज़रूर अपने बॉस को लिख के भेजते हैं कि जी इसमें इस तरह की चीज़ गलत हुई है या सही हुई है, जो भी हमें लगता है ठीक ठीक, फिर वो उनका विवेक, वो डिसीजन लेते हैं। वो कभी कंसर्न जो चीफ हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको लिख के भेजते हैं और कार्रवाई भी होती है। आपने बिल्कुल बहुत कहा कि कृष्ण भगवान का संदेश रहा गीता में, कर्म प्रधान है और कर्म को आधार बना कर अपने काम करते हैं राजेश चेची। उम्मीद करते हैं क्योंकि राजेश चेची जैसे और अधिकारी बने
क्योंकि एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है सभी की, हम जो है जिम्मेदारी मिले, भ्रष्टाचार रोकने की, चाहे हमारे लॉ एंड उसको कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, चाहे जो भी जहाँ जिसकी जिम्मेदारी है उसको आप निभाएं, तो उसी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो असंतोष पब्लिक में होता है भ्रष्टाचार को लेके, वो कहीं ना कहीं थमेगा। उम्मीद करते हैं राजेश चैची इसी तरह से अपने पथ पर अग्रसर रहें और भ्रष्टाचारियों के लिए भय का पर्याय बने रहें और आम आदमी की उम्मीद बने रहें। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार। आप जुड़े थे हमारे साथ, किसी महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।